Good morning, research scholars. I hope you are doing well. हम लोगों ने अपने वर्णाश्रम व्यवस्था के पहले टॉपिक जो पहली वीडियोस थी उसमें उसकी डिटेल एनालिसिस करी थी। हमने ये जानने की कोशिश करी थी कि कैसे वर्ण और आश्रम सब कुछ मिलकर वर्णाश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति हुई, वर्णाश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उसके महत्व क्या है, उसके कार्य क्या है। उसके बाद मैंने उनके सोर्सेस का बताया था कि किस सोर्स से आपको कहाँ से क्या-क्या मिलता है, कौन-कौन से परीक्षा उपयोगी तथ्य बताए थे। उसके बाद मैंने आपको उसमें जो रिलेटेड जो आपका जो अभी तक फैक्ट आ चुके हैं वो सारे दिखाए थे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ इस वीडियोज़ में मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो उस वीडियोज़ में मैंने नहीं बताए थे, काफ़ी लेंथी हो रही थी वो वीडियो, और उसके बाद एमसीक्यूज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपके वर्णाश्रम में तथ्यों के कौन-कौन से इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। सबसे पहले तो सबको पता ही होगा, आपको भी पता है, उसमें दोनों ही जगह पुरुष-सुक्त की बात होती है। वर्ण व्यवस्था सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पेड क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया? उत्तर ऋग्वेद। ऋग्वेद में कहाँ? 10वें, उसके 10वें आपका जो मंडल 10 में। अभी तक जो नहीं पूछा गया वो क्या नहीं पूछा गया, कौन से सूक्त में। इसको आप लोग कभी एकदम से रट लो, बांध लो, क्योंकि क्या पता आयोग हर बार कुछ पूछता नया पूछता तो क्या ये पूछते किस सूक्त के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था का, ऋग्वेद के किस सूक्त के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया। सूक्त 80, सूक्त 70, सूक्त 90, सूक्त 100। तो उसका उत्तर हो जाएगा सूक्त 90। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मंडल 10 सूक्त 90 में वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया, जिसमें ब्राह्मणों को पुरुष के मुख से, क्षत्रियों को भुजाओं से, वैश्यों को जांघों से, शूद्रों को पैरों से उत्पन्न बताया गया है। इस बात को मैं आपको इसके पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ। आश्रमों के क्रम की बात करता हूँ। आश्रमों की भी मैंने बताया था कि आश्रम कितने प्रकार के होते हैं। समाज में जब वर्ण को लाया गया उसके बाद उसके भी संतुलन लाने के लिए 4 प्रकार के आश्रमों की बात करी गई। वो कौन-कौन से 4 आश्रम थे? बार-बार मेरे संग आप लोग भी बोल सकते हैं। सबसे पहला था आपका ब्रह्मचर्य, उसके बाद था आपका गृहस्थ, फिर था आपका वानप्रस्थ और चौथा था आपका सन्यास। जैसे मैंने आपको बताया था कि सन्यास को सबसे बाद में जोड़ा गया था। सबसे पहले प्रारंभ के 3 जो आश्रम थे उन्हीं के द्वारा समाज का संचालन किया जाता था। अब आश्रम संपूर्ण जीवन के 4 चरणों में विभाजित के क्रम में उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। उसके बाद धर्मशास्त्र और धर्म स्मृतियों में कहाँ-कहाँ इसका उल्लेख किया गया है? याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति और उपस्तम्भ धर्मसूत्र जैसे ग्रंथों में वर्ण और आश्रम व्यवस्था के विस्तृत नियम और कानून दर्ज हैं। अब अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखें तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ याज्ञवल्क्य की स्मृति के अंतर्गत आपका वर्ण और आपका आश्रम पद्धति दोनों के बारे में बताया गया। वहाँ आप स्तंभ धर्मसूत्रों में सिर्फ़ आश्रम व्यवस्था की तो चर्चा की गई है, पर वर्ण व्यवस्था की चर्चा नहीं की गई। धार्मिक कर्तव्य की बात करें, तो उन सबके धार्मिक कर्तव्यों को भी धर्मशास्त्र में बताया गया है। जैसे ब्राह्मण के लिए वेद मतलब उसका पाठ करना, क्षत्रिय के लिए युद्ध लड़ना, वैश्य के लिए व्यापार करना, शूद्र के लिए कृषि करना, ये चारों उसके कार्य बताए गए हैं। उसका कैसे-कैसे कार्य उनका संचालन होगा समाज में। उसके बाद मैं बात करता हूँ आलोचना की। आपको जान के आश्चर्य हो, आज भी वर्ण व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा, जाति व्यवस्था जो होता है ना, उसका मूल अगर मूल देखने जाएँगे तो वो वर्णाश्रम व्यवस्था है। कि जाति व्यवस्था का मेन आधार अगर कहीं से निर्मित हुआ तो वो वर्ण आश्रम व्यवस्था से निर्मित हुआ। तो यहीं पर मैंने बताने की कोशिश की, आधुनिक युग में वर्ण आश्रम व्यवस्था को जाति व्यवस्था की जड़ के रूप में देखा गया है, उसकी आलोचना की गई है, सामाजिक असमानता और विभाजन का कारण बनी, जिसके चलते इसे वर्तमान समाज में अप्रासंगिक माना जाता है। समकालीन समाज में क्या इसकी प्रासंगिकता है? बिल्कुल है। वर्तमान में वर्णाश्रम व्यवस्था के सिद्धांत अधिकतर धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों में सीमित है, जबकि सामाजिक और आधुनिक संदर्भों में उसका प्रभाव कम हो गया है। इसके बाद नीचे टॉपिक पे आता हूँ। अब मैंने कुछ सारणियाँ बनाई हैं, क्योंकि कई लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो उसको डीपली पढ़ पाएँ या उसको, तो उनके लिए ये शायद कुछ उपयोगी सिद्ध हो, और मेरे ख्याल से तो मेरे लिए तो ऐसे बहुत उपयोगी सिद्ध होती है कि जब मुझे कुछ समझ में तो मैं ऐसी सारणी बना के उसको पढ़ना पसंद करता हूँ। ब्राह्मण मैंने यहाँ पे कार्य लिख दिए हैं, वेद अध्ययन, शिक्षा, यज्ञ, पूजा पाठ, इनके धार्मिक कर्तव्य, यज्ञ करना, शिक्षा देना, ज्ञान का प्रसार करना। उदाहरण क्या है? गुरु पुजारी, क्षत्रिय शासन, युद्धा रक्षा, प्रजा की रक्षा, युद्ध में भाग लेना। कौन-कौन से उदाहरण? राजा युद्ध है, वैश्य कृषि व्यापार पशुपालन, कृषि और व्यापार के समाज में आर्थिक उन्नति, व्यापारिक और कृषक। शूद्रों का सेवा और श्रम, अन्य 3 वर्णों की सेवा करना, श्रमिक और कारीगर। आश्रमों का वर्गीकरण उसके बाद मेरे द्वारा उसकी भी सारणी मैंने बनाई है, उनके कर्तव्य क्या-क्या। आश्रम जीवन का चरण मुख्य कर्तव्य उदाहरण इनके देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि शिक्षा का प्रारंभ जो था, शिक्षा का प्रारंभिक चरण वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। आज भी आप अगर गुरुकुल आधारित कई स्कूलों में जाएँगे तो आप उसको ब्रह्मचर्य आश्रम की पद्धति के अनुसार ही वहाँ पर शिक्षा का ग्रहण करवाया जाता है। उनका मुख्य कार्य क्या था? वेदों का अध्ययन, गुरु के साथ रहकर ज्ञान प्राप्ति करना। उदाहरण क्या था? विद्यार्थी। गृहस्थ आश्रम, जब आपके ऊपर
आप शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके समाज में आते हैं और आपको जो जितने सामाजिक कार्य उनका निर्वहन करना होता है, तो उसमें आप गृहस्थ आश्रम कहलाता है, जिसमें आपका विवाह होता है, आपके जितना भी आपका व्यापार है या आपकी शिक्षा है, आपकी नौकरी है, ये आपके गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत आता है। पर्यावरण और समाज का निर्माण करना। इसका मुख्य कर्तव्य विवाह, परिवार का पालन-पोषण, सामाजिक उत्तरदायित्व। उदाहरण क्या है? गृहस्थ और परिवार। वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम उस समय कहते हैं जब अपना आपका दायित्व कि आपका बच्चा बच्चा जो है वो भी ब्रह्मचर्य पालन करके गृहस्थ आश्रम में आता है, तो आप लोग तो कहा गया है अधिकतर हमारे ग्रंथों में लिखा है, तब व्यक्ति को वानप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर देना चाहिए और वन के शांति चिंतन में बैठकर भगवान की स्तुति या अपने जीवन के सार की खोज करनी चाहिए। ठीक है? इसको वानप्रस्थ आश्रम। संन्यास आश्रम, जब आप सभी प्रकार की सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाते हैं, तब आप संन्यास आश्रम की तरफ अग्रसर रहते हैं। वर्णाश्रम के अनुसार धर्म और कर्तव्य। ब्राह्मण का कर्तव्य मैं बता चुका हूँ, क्षत्रिय ये ऊपर वाले ही भाग की तरह की सरणी बनाई है, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा उसको आश्रमों के संग भी जोड़ा है। महत्वपूर्ण और घटनाएँ और तथ्य, इनको आप पढ़ सकते हो क्योंकि ये प्रकार के क्वेश्चन्स आज बहुत ज़्यादा इस समय डिमांड में है कि महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को वर्णाश्रम में धर्म का विस्तृत वर्णन दिया है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि महाभारत में किस पर्व में वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन है? तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आज की डेट में इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बन रहे हैं। जो पुराने फैक्ट्स हैं उन सबको साइड हटा के डीपली एनालिसिस पे जोर दिया जा रहा है और अब फैक्चुअल क्वेश्चन की जगह पर आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए कि महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को वर्णाश्रम धर्म का विस्तृत वर्णन दिया था। आधुनिक सुधारकों का दृष्टिकोण। अगर जाति व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया है तो भीमराव अम्बेडकर हो गए आपके, महात्मा गांधी हो गए आपके, उसके बाद ज्योतिबा फुले हो गए आपके, नारायण गुरु हो गए। इन लोगों द्वारा जो था आपको जाति प्रथा की आलोचना की गई कि उनके द्वारा इस बात की आलोचना की गई कि जिस प्रकार से उन्होंने कर्म आधारित ना बनाकर जाति को आपके जन्म आधारित बनाकर समाज में विभाजन किया और कारगर कारण से बहुत बड़ा वर्गीकरण खड़ा हो गया, उसकी आलोचना आधुनिक सुधारकों द्वारा की गई है। अब मैंने कुछ महत्वपूर्ण उद्धरण यहाँ पर दिए हैं कि कहाँ-कहाँ पर अगर आप जैसे आपसे श्लोक में क्वेश्चन पूछा जाए या इस तरीके से पूछा जाए कि किस उद्धरण में वर्ण आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किया गया। सबसे पहले तो ये बहुत ही कॉमन सा सभी को आता होगा। सर्वे बंधु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये मंत्र सबसे पहले कहाँ से लिया गया है क्या और इसके अंतर्गत क्या वर्णाश्रम व्यवस्था को उल्लेख किया गया? तो उसका उत्तर का बिल्कुल हाँ, करा गया है। यह मंत्र बृहदारण्यक उपनिषद और महानारायण उपनिषद से लिया गया है। यह श्लोक वर्णाश्रम व्यवस्था के संतुलन और सामाजिक कल्याण के महत्व को दर्शाता है। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसको आप टिक लगा सकते हो। उसके बाद भगवद गीता। मैंने अपने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि श्लोक अध्याय 4 श्लोक 13 में वर्णाश्रम व्यवस्था का उल्लेख किया गया और अब मैंने यहाँ पर आपको वो श्लोक भी बता दिया जहाँ पर उस चीज़ का उल्लेख किया जा रहा है। वह चतुर्वर्ण्य मया सृष्टा गुणा कर्मा विभागशः। इस श्लोक के अनुसार 4 वर्णों के निर्माण के सिद्धांत का उल्लेख करता है जो गुण और कर्म के आधार पर। मैंने आपको बताया था ना कि प्रारंभिक जो वैदिक काल था उसमें कर्म के आधार पर जो आपका था, वह उस आधार पर आपकी जो आपका वर्ण का विभाजन होता था, ना कि आपके जब जन्म के आधार पर। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे समाज जटिल होता गया वैसे-वैसे ही आपका जो वर्ण था वह कर्म आधारित ना रह के जन्म आधारित करता चला गया और जो आज सबसे बड़े विभाजन का कारण बना हुआ है। उसके बाद मैं कुछ एमसीक्यूज़ पढ़ता हूँ जो हमारे अभी तक हायर एजुकेशन के रिलेटेड एग्ज़ाम्स में दिए गए हैं। मैंने इसमें सिर्फ़ हायर एजुकेशन को ही कंसीडर कर रहा हूँ, मैं और किसी एग्ज़ाम्स की बात नहीं करूँगा क्योंकि हमारा मेन फ़ोकस हायर एजुकेशन से जितने क्वेश्चन्स हैं उनको अभी तक जितने हुए हैं उन पे देखना है। क्या पता कुछ क्वेश्चन छूट गए हों, तो उसके लिए मैं आपसे अभी से माफ़ी माँगता हूँ। सबसे पहले वर्णाश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? शुरू से एक ही चीज़ बता रहा हूँ, समाज में संतुलन बनाए रखना। अगर आप इसको डीपली एनालिसिस करके सही समझेंगे तो वर्णाश्रम व्यवस्था जो बनाई गई थी वो तो बहुत सही से बनाई गई थी। पर हमारे भारत देश में जैसे-जैसे जटिलता बढ़ती गई, वैसे-वैसे उसका स्वरूप बदलकर उसे इतना जटिल बना दिया गया कि वह आज एक अवसर ना बन के अवसाद बन चुकी है हमारे जीवन में। तो इसका उत्तर हो जाएगा समाज का संतुलन बनाए रखने के लिए। मनुस्मृति के अनुसार किस वर्ण का मुख्य कार्य वेदों का अध्ययन था? ब्राह्मण धर्म का शुरू से बता दिया आपको, डी हो जाएगा। आश्रम व्यवस्था में जीवन के किस चरण में व्यक्तिगत तपस्या और वनों में निवास करना है? बहुत ईज़ी है, वानप्रस्थ। वर्णाश्रम व्यवस्था के किस वर्ण का कार्य कृषि और व्यापार का संचालन है? यहाँ पर कृषि और व्यापार की बात हो रही है, तो उसका आपका आ जाएगा वैश्य। आंसर सी वैश्य। वर्णाश्रम व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? और एमपीपीसी से 2016 में पूछा गया है। ये कब वहाँ मिलता है मैंने आपको बताया था, ऋग्वेद में सबसे पहले उसका उल्लेख किया गया है। उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद।
किस आश्रम के में व्यक्तिगत संन्यास ग्रहण करता है? क्वेश्चन सही से पढ़िए, किस आश्रम की बात हो रही है? ठीक है, तो कौन सा आश्रम होगा? संन्यास आश्रम। यूजी नेट 2021। देखिए कितने इजी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आगे आए हैं, जो आपको एग्जाम से रिलेटेड है। तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है, मेन चीज देखिए होती है, जो क्वेश्चन बहुत टफ है, जो पता नहीं किसी रिसर्च से उठाकर या कहीं से भी लाके उन्होंने रख दिया, वो किसी को नहीं आता। तो हमें फोकस ऐसे क्वेश्चंस पे करना है जो सबको आते हैं, उन्हें क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। इसीलिए चीज़ों को बहुत ध्यान से, बहुत समझ के क्वेश्चन को पढ़िए, 4 बार पढ़िए और फिर उत्तर दीजिए। अगर कोई आश्रम का व्यक्ति संन्यास ग्रहण करता है, संन्यास आश्रम का, ये क्वेश्चन यूजीसी ने 2021 में सेम ऐसे पूछा गया था। अब कुछ मैं डिस्क्रिप्टिव आंसर की बात करूंगा। डिस्क्रिप्टिव आंसर बनाने के लिए पिछली बार जैसे मैंने वीडियो बनाया था, तो दोस्तों का और मेरे कई स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि सर आप बहुत छोटा करके समझा रहे। बेटा, मैं इसको छोटा करके इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको यहाँ पर इतना बताना चाहता हूँ कि इस आंसर को आप इतने से बड़ा कर इसको बड़ा कैसे, और आप सब एमए क्वालिफाइड हो, कई तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो जेआरएफ हैं, तो उनके जो जो आंसर्स हैं उनको अच्छे से पता है कि इस आंसर को कैसे बड़ा करना है। अगर आपको उसका जो मेन सोर्स है उसका सार है, मैं तो आपको सिर्फ समरी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। वर्णाश्रम व्यवस्था का समाज में क्या महत्व था, किस प्रकार समाज को संगठित रखने में सहायक था, यह आया था यूपीएससी में 2019 में। तो इस प्रकार के उत्तर में वर्णाश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य समाज के 4 वर्णों और 4 आश्रमों के कार्यों और समाज को संगठित रखने के तरीका विस्तृत वर्णन करेंगे। साथ ही व्यवस्था की उपयोगिता और समय के साथ आई प्रकृतियों का विश्लेषण करेंगे। इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आएगा आगे, हरियाणा पीसीएस का जैसे पता है हमें डिस्क्रिप्टिव होगा मेंस का सेकंड एग्जाम, उसके लिए वर्ण और आश्रम के सिद्धांत को प्राचीनतम भारतीय समाज के संदर्भ में विश्लेषण करें। इस प्रश्न का वर्ण और आश्रम के सिद्धांतों को परिभाषित करना आवश्यक है। फिर समाज के विभिन्न वर्णों और जीवन के विभिन्न आश्रमों के कार्यों का विश्लेषण करते हुए उनके सामाजिक और धार्मिक महत्व को समझाया जाएगा। मनुस्मृति में वर्णित वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांत का समालोचनात्मक विश्लेषण करिए। देखिए कोई भी क्वेश्चन जब पढ़ा करिए ना, मेरे सर कहते थे, मणिकांत सर मेरे गुरु जी हैं, उनके द्वारा मुझे अच्छे से सिखाया गया है कि जब भी क्वेश्चंस पढ़िए तो क्वेश्चंस में कान लगाइए, आवाज आती है तो सच में आवाज आती है। यहाँ पर बात हो रही है समालोचनात्मक विश्लेषण की। समालोचनात्मक मीन्स होता है कि आपको उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स रख के फिर अपना जो आपका मेन आपका जो आप थॉट होगी उसको रखना है, समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। इस वर्ण व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं आश्रमों का महत्व चर्चा करें और साथ ही इस व्यवस्था के समय के साथ आलोचना भी का भी उल्लेख करें। भगवत गीता के दृष्टिकोण का वर्णाश्रम धर्म के महत्व क्या था? एग्जाम में यूजीसी ने 2016 में पूछा गया था। इस प्रश्न में भगवत गीता के अध्याय 4 और 18 में वर्णाश्रम धर्म के संदर्भ में दिए गए शिक्षाओं का विश्लेषण करें। इस व्यवस्था में धार्मिक और सामाजिक महत्व पर ध्यान केंद्रित करें। वर्णाश्रम व्यवस्था की समकालीन समाज में प्रासंगिकता पर चर्चा करें। यूपीएससी 2021 में पूछा गया है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पता यही से उठा के वो लोग एचपीएससी पूछ लें। इस प्रश्न में वर्तमान समाज की वर्णाश्रम व्यवस्था की प्रासंगिकता उपयोगिता पर चर्चा करेंगे। कैसे करेंगे चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप अपनी एक कोई छोटा सा इंट्रो लिखेंगे कि किस प्रकार से वर्णाश्रम व्यवस्था वाले उपयोगी है। उसके बाद आज क्या इसकी प्रासंगिकता क्या है, उस समय क्या थी, किस आधार पे थी, इनकी चर्चा करते हुए अपने निष्कर्ष की ओर आप अग्रसर होंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अभी आगे भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें और हमें अपना कमेंट ज़रूर दें कि और हम इसमें कैसे नए नए बदलाव ला सकते हैं। और आपको हमारी इस टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जाइए और वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।